हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था बायोमॉलिक्यूल्स। और बायोमॉलिक्यूल्स में हमने जो पहला बायोमॉलिक्यूल है दैट्स कार्बोहाइड्रेट्स हमने शुरू किया था। और कार्बोहाइड्रेट्स क्या है उसकी डिफिनेशन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस की थी। और उसके अलावा बायोमॉलिक्यूल को कैसे क्लासिफाई करते हैं वो भी हमने डिस्कस किया था। और जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है बायोमॉलिक्यूल्स की उसमें जो पहला टाइप है मोनोसेक्राइड्स हमने शुरू किया था। मैंने कहा था वो कार्बोहाइड्रेट्स जिनकी हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगी, जिनको जब हम हाइड्रोलाइज कर लें तो उससे भी सिंपल सब्सटेंस अगर नहीं बनते होंगे तो उन कंपाउंड्स को मैंने कहा था जनरली हम क्या कहते हैं मोनोसेक्राइड्स कहेंगे। यानी सिंपल हम कहेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स है बेटा which do not give simple compounds on hydrolysis है ना, उन कंपाउंड्स को जनरली हम कहते थे मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स में मैंने आपसे कहा था कि जो सबसे पॉपुलर जो मोनोसेक्राइड्स हैं उसमें एक तो ग्लूकोज है और दूसरा फ्रैक्टोज और उसके अलावा राइबोज भी है। तो इनमें से दो कंपाउंड्स यानी ग्लूकोज और फ्रैक्टोज का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस का पार्ट है। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। डियर स्टूडेंट्स, ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। और इन ऑब्जर्वेशन में सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन है वो उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अगर आप ग्लूकोज ले लोगे और इसकी वॉल्यूमेट्रिक क्वालिटेटिव एनालिसिस एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लोगे तो वहां से ये पता चलता है कि ग्लूकोज में तीन एलिमेंट्स हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और ये भी पता चला है कि इस एनालिसिस के दौरान जब आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर लोगे तो ये पता चला है कि कार्बन तकरीबन 40% यहाँ पे कार्बन होता है, 6.67% तकरीबन हाइड्रोजन होता है ग्लूकोज में और 53.33% नियरली क्या होता है ऑक्सीजन होता है। और कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं तो जो मॉलिक्यूलर मास आता है वो नियरली आ जाता है 180। कितना आ जाता है 180। तो ये जो डाटा जो हमारे पास है, एक तो हमारे पास क्वालिटेटिव एनालिसिस है एज वेल एज क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी है और उसके अलावा मॉलिक्यूलर मास भी जब पता चल गया है तो इस डाटा का इस्तेमाल करके इसका हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर सकते हैं। होप आप लोगों को आइडिया होगा, क्लास 11 में ये डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता किया गया तो वो मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला आ गया इसका, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ गया ग्लूकोज का वो आ जाता है C6H12O6। यानी ये पता चला कि ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। उसके बाद ये पता करने के लिए इन कार्बन की अरेंजमेंट किस तरह की है ना, उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस हैं। जैसे अगर आप ग्लूकोज ले लोगे और इसको रिएक्ट कर लोगे हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एज कैटलिस्ट एट टेम्परेचर ऑफ नियरली 100 डिग्री सेल्सियस, तो आपको जो मेन कंपाउंड बनता है यहां पे एन-हेक्सेन बनता है। एन-हेक्सेन प्लस 2 आयोडोहेक्सेन, 2 आयोडोहेक्सेन और क्या बन रहा है एन-हेक्सेन बन रहा है। तो यहां से ये क्लियर होता है क्योंकि इस कंपाउंड को जब हम क्या करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, तो मैंने कहा कि मेन जो कंपाउंड बन रहा है एन-हेक्सेन बन रहा है। तो सबको पता है कि एन-हेक्सेन में 6 कार्बन आपस में जुड़े हुए थे इस तरह स्ट्रेट चेन बनाने के 6 है ना। तो यहां से हमें ये एविडेंस आता है कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन है वो आपस में जुड़ के एक स्ट्रेट चेन बनाते हैं, कोई ब्रांच वांच वहां पे प्रेजेंट नहीं है। तो पहली चीज याद रखना कि ग्लूकोज में जो 6 कार्बन स्ट्रेट चेन बना के जुड़े हुए हैं, कोई ब्रांच वहां पे नहीं है। ये एविडेंस इस केमिकल रिएक्शन से हमें मिलता है। नेक्स्ट
अगर हम ये ग्लूकोज ले लें और इसको अगर हम रिएक्ट कर लें इस कंपाउंड के साथ, इस कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, आप नाम लिख सकते हो, यहां पे 2 कार्बन है इसलिए इथ है ना, इथ सिंगल बॉन्ड इसलिए एन, और उस ग्रुप की वजह से क्या लिखेंगे, ओइक एनहाइड्राइड। यानी ग्लूकोज को जब हम इथेनोइक एनहाइड्राइड से ट्रीट करते हैं तो हमें जो कंपाउंड बनता है वो ये वाला कंपाउंड बन जाता है। मैं आपको बता दूं, देखो जनरली क्या हो जाता है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाता है यहां से, और यहां से H पॉजिटिव्स निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। वो H पॉजिटिव्स इस पार्ट के साथ जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं आपको CH3COOH, यानी इथेनोइक एसिड बनाते हैं, इथेनोइक एसिड। और उसके अलावा हमें ये वाला कंपाउंड बन जाता है सी, इसके साथ एक H जुड़ा होगा और जुड़ जाता है OC डबल बॉन्ड OCH3, ये वाला कंपाउंड बन जाता है। और ये जो यूनिट है कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है। कितने टाइम्स, 4 टाइम्स। और उसके बाद यहाँ पे कार्बन, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन और एक ऐसा ग्रुप जो ऊपर जुड़ा हुआ है OC डबल बॉन्ड, सॉरी O नहीं होगा, डबल बॉन्ड OCH3। देखो ये जो O है यहां से निकल गया है, ठीक है ना, ये C डबल बॉन्ड OH, ये H के साथ कंबाइन होकर ये बना रहा है, और बाकी जो वहां पे O के साथ ये वाला पार्ट जुड़ जाता है, उसकी वजह से ये वाला कंपाउंड बन जाता है, ये वाला कंपाउंड जिसको हम जनरली कहते हैं ग्लूकोज पेंटाएसीटेट। ग्लूकोज पेंटाएसीटेट, ग्लूकोज पेंटाएसीटेट प्लस क्या बन जाता है, 5 टाइम्स इथेनोइक एसिड बन जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ कि इसने इस तरह के कितने मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट किया है, 5 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया है। अब स्टूडेंट्स आप याद रखें ना, ये रिएक्शन कब होती है, ये जो एसिड एनहाइड्राइड से जनरली वो अल्कोहल्स के साथ रिएक्ट कर लेते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं, और उस टाइम पे ये कंपाउंड्स बन जाते हैं जिनमें से इनको हम कहते हैं इस्टर्स कहते हैं, और ये इस्टर्स और क्या बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन रहे हैं। इस्टर्स और क्या बन रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहे हैं, है ना। तो उससे क्या इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इस तरह के कितने ग्रुप बन गए, 5 ग्रुप बन रहे हैं, तो उसका मतलब ये हुआ कि जो ग्लूकोज है उसमें OH ग्रुप कितनी बार है, 5 टाइम्स है। तो ये जो रिएक्शन हमने अभी डिस्कस की, यहां से हमें एविडेंस ये मिलता है कि हर एक ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में 5 OH ग्रुप्स हैं, यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप कितने हैं, 5 OH ग्रुप्स हैं। तो ये 3 ऑब्जर्वेशंस याद रख लेना, तो उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशंस अब डिस्कस कर लेंगे हम। और उसके बाद अगर हम ग्लूकोज ले लें, नेक्स्ट 4th ऑब्जर्वेशन क्या है, देखो अगर हम ग्लूकोज ले लें और उसको रिएक्ट कर लें हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, HCN के साथ, तो जो कंपाउंड हमें बनता है वो बनता है ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन। ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन यानी ये फॉर्मूला होता है इसका, COHCN और H, और यहां पे बाकी जुड़ा होगा CHOH 4 टाइम्स और CH2OH। इसको हम कहते हैं ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन्स बन जाते हैं, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन्स बन जाते हैं। तो ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन कब बनता है, होप आप लोगों को याद होगा,
अगर हम कोई एल्डिहाइड ले लें, कोई क्या ले लें, एल्डिहाइड ले लें, ये एल्डिहाइड फर्स्ट कर लो, इसको अगर हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करते थे तो याद होगा आप लोगों ने एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज आप लोगों ने डिस्कस किया है। तो क्या होता था कि ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक करता था, तो उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो जाते थे, है ना। तो उसकी वजह से आपको बन जाता था RCH, यहाँ से क्या जुड़ गया, सिंगल बॉन्ड O, है ना। O पे नेगेटिव चार्ज है, उस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए H यहाँ पे जुड़ जाता था, याद होगा H, और यहाँ पे जुड़ जाता था C। इन्हीं को हम कहते थे ना साइनोहाइड्रेट्स, है ना। तो यहाँ पे भी साइनोहाइड्रिन बन रहा है, इसका मतलब ये है कि एल्डिहाइड, ये जो ग्लूकोज है उसमें भी कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है, एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट है। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों को याद रखना क्या पता चला है, एक तो उसका फॉर्मूला पता चला कि उसका फॉर्मूला C6H12O6 है। दूसरी चीज आपको ये पता चला कि कार्बन में 6 जो कार्बन हैं वो स्ट्रेट चेन बना के जुड़े हुए हैं। तीसरी बात ये पता चली है कि उसमें 5 टाइम्स OH ग्रुप्स है, 5 OH ग्रुप्स है। और नेक्स्ट पॉइंट अभी जो पता चला उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्लियर है। अब और कुछ एविडेंसेस हैं जो उसके बारे में भी पहले डिस्कस कर लें, उसके बाद हम बता देंगे आपको कि ग्लूकोज का इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होगा। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं, अगर हम ग्लूकोज ले लें, फर्स्ट करो C6H12O6 ग्लूकोज ले लिया, और इसको अगर हम क्या कर लें, इसकी ऑक्सीडेशन करा दें, क्या करा दें, ऑक्सीडेशन करा दें। ऑक्सीडेशन करा दें, एक नॉर्मल या माइल्ड कहें, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट समझते हो, जिसे टोलेंस रेजिन आप इस्तेमाल कर सकते हो, पेलिंग सॉल्यूशन आप इस्तेमाल कर सकते हो, इनमें से किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके अगर हम किसकी, ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें ये कंपाउंड बन जाता है COOH, CHOH 4 टाइम्स और CH2OH बन जाता है ना। तो यहां से भी इंडिकेशन क्या आ रही है, सबको पता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं, जो एल्डिहाइड्स हैं उनको नॉर्मल से नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी उसकी आसानी के साथ क्या कराता है, ऑक्सीडेशन कराता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो यहां से भी ये क्लियर हो रहा है कि ग्लूकोज में एक कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। ये क्या है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। यहां इससे भी क्लियर हो रहा था कि ग्लूकोज में एक कौन सा ग्रुप है, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। क्लियर है ना। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन की बात कर लें, अगर हम ग्लूकोज ले लें, ग्लूकोज ले लें और इसकी ऑक्सीडेशन कर लें एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे फर्स्ट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या उसके अलावा KMnO4 इस्तेमाल कर सकते हैं एसिडिक कंडीशन में, वो भी एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस पे जब हम ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन करते हैं तो उस टाइम पे हमें ये वाला एसिड बन जाता है, ये एक वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाए, दोनों एंड्स पे COOH ग्रुप, यानी इसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई, इसकी भी क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई। तो यहां से ये बात क्लियर होती है कि यहां पे, क्योंकि सबको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन हो गई यहां पे, है ना। तो यहां पे 2 पार्ट्स की क्या हो गई, ऑक्सीडेशन हो गई है, यानी यहां पे इसकी भी ऑक्सीडेशन हो गई एल्डिहाइडिक ग्रुप की, एज वेल एज एक अल्कोहलिक ग्रुप की भी ऑक्सीडेशन हो गई। तो वो अल्कोहलिक ग्रुप क्या था, प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप, है ना। तो यहां से क्लियर आपको ये इंडिकेशन आ रही है कि जो 5 टाइम्स जो OH ग्रुप्स थे उसमें से 4 जो OH ग्रुप्स हैं वो सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और एक जो अल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है। तो जो भी केमिकल रिएक्शंस अभी हमने डिस्कस किया, इन केमिकल रिएक्शंस से हमें ये पता चल रहा है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 है। क्लियर है। दूसरी बात ये पता चल रही है कि जब उसको हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस तो हेक्सेन बन रहा था, होप आप लोगों को याद होगा।
तो उससे ये इंडिकेट होगा कि 6 जो कार्बन है, 6 जो कार्बन है स्टूडेंट्स, मैंने क्या कहा कि एक तो ये फॉर्मूला पता चला कि इसका फॉर्मूला C6H12O6, ठीक है ना। दूसरा जो एक्सपेरिमेंट हमने किया था जिसमें हम हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट कर रहे थे ग्लूकोज से, वहां से हमें पता चला कि ये जो 6 कार्बन है वो एक स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, ठीक है ना, यानी 6 कार्बन एटम्स स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, है ना, इसमें कोई ब्रांच नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने की थी जिसमें हमने इथेनोइक एनहाइड्राइड के साथ ट्रीट किया था, वहां से हमें ये पता चला कि वहां पे 5 टाइम्स OH ग्रुप है, 5 टाइम्स क्या है, OH ग्रुप है। और उसी कंपाउंड ग्लूकोज को जब हमने रिएक्ट किया एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके उसकी ऑक्सीडेशन कराई, तो हमने कहा कि डाइओइक एसिड बन रहा था, डाइओइक एसिड। तो उसका मतलब ये हुआ कि 5 में से जो 4 OH है वो सेकेंडरी टाइप है और एक ही कौन सा है, प्राइमरी है। एक OH प्राइमरी है और बाकी सब क्या है, सेकेंडरी है। 4 सेकेंडरी है और एक क्या है, एक OH जो है वो कौन सा है, प्राइमरी टाइप का है ना। और उसके अलावा हमें ये पता चला जब हमने हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट किया या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल करके जब ऑक्सीडेशन कराई तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा था। तो वहां से हमें ये पता चला कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, एक एल्डिहाइडिक ग्रुप है। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे फिशर ने एक स्ट्रक्चर प्रपोज किया ग्लूकोज के लिए जिसको हम जनरली इस तरह रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये कार्बन नंबर 1 जिसमें उसने कहा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप है यहाँ पे, ये कार्बन नंबर 2 पे उसने कहा यहाँ पे OH है H, उसके बाद कार्बन नंबर 3 यहाँ पे H और यहाँ पे OH, कार्बन नंबर ये 4, कार्बन नंबर ये 5, ये कार्बन नंबर 6 पे उसने कहा प्राइमरी अल्कोहल है, तो हम इसमें लिखेंगे CH2OH और यहाँ पे OH भी है और H भी है। तो ये स्ट्रक्चर प्रपोज किया था फीलिंग ने ऑन द बेस ऑफ ऑब्जर्वेशन जो हमने अभी डिस्कस किया। फिशर ने स्ट्रक्चर प्रपोज किया था, तो इसलिए इसको हम फिशर स्ट्रक्चर या ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहते हैं, ग्लूकोज कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है ग्लूकोज का, ये बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करता है जो हमने अभी डिस्कस किया है ना। मगर बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज को बेसिक एक्सप्लेन करता है, मगर सब केमिकल प्रॉपर्टीज को ये एक्सप्लेन नहीं करता है। जैसे मैं आपको कुछ ऐसे प्रॉपर्टीज के बारे में बता दूं जो ग्लूकोज एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। तो उसमें सबसे पहली चीज आप याद रख लेना, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है CHO है ना, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप बेशक जो कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है एल्डिहाइड की, जिसे हमने कहा हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, इसी तरह ये हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। हाइड्रोक्साइल किसके साथ भी रिएक्ट कर लेता है, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ भी रिएक्ट कर लेता है। मगर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक जो एग्जांपल्स हैं एल्डिहाइडिक ग्रुप के, जैसे एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है एल्डिहाइड्स अमोनिया के साथ रिएक्ट करते हैं, मगर ग्लूकोज अमोनिया के साथ कोई रिएक्शन दिखाता नहीं है। एल्डिहाइड्स की अगर हम बात कर लें तो ये प्राइमरी एमाइंस के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, प्राइमरी एमाइंस के साथ रिएक्ट करके शिफ्ट बेसिस बनाते हैं, है ना। तो वहां पे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है, उसके बाद वाटर मॉलिक्यूल वो लूज कर लेते हैं ऑन हीटिंग, तो उसकी वजह से इमाइंस बन जाते हैं, है ना। कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड इस तरह के कंपाउंड बनते हैं जिसको हम शिफ्ट बेसिस कहते हैं। तो एल्डिहाइड्स प्राइमरी एमाइंस के साथ रिएक्ट करके वो शिफ्ट बेसिस बनाते हैं, मगर जो ग्लूकोज हैं वो ये वाली रिएक्शन भी दिखाता नहीं है ना। तो उससे ये साबित हो रहा है कि एल्डिहाइड का ये जो ग्रुप है शायद फ्री नहीं है, क्योंकि एल्डिहाइड की जो फ्री एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो जो तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज एल्डिहाइड में प्रेजेंट जो
ग्लूकोज में प्रेजेंट जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं दिखा रहा है जो एल्डिहाइड्स दिखा रहे हैं। तो वहां से एविडेंस आता है कि जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है उसमें शायद एल्डिहाइड जो है वो शायद फ्री नहीं है। तो वहां से बात निकलती है साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ किसकी, ग्लूकोज की। तो अब हम बात कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। उसके अलावा और भी एविडेंसेस हैं, जैसे ग्लूकोज के दो स्टीरियो आइसोमर्स मिलते हैं। एक को हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरे को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज। उन दोनों में क्या फर्क होता है कि बेशक कंपोजिशन वही है ना, मगर उनका बॉइलिंग पॉइंट्स अलग होते हैं। नेक्स्ट इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है, हाँ दोनों टेक्सटो रोटेटरी है मगर स्पेसिफिक रोटेशन दोनों के सेम नहीं है ना। तो उससे एविडेंस होता है कि ये जो ग्लूकोज है इसका क्या हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो अब हम बात कर लेते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की। तो डिस्टेंस ओपन चेन स्ट्रक्चर जो अभी हमने डिस्कस किया था, मैंने कहा था कि इस तरह का होगा ओपन चेन स्ट्रक्चर, C डबल बॉन्ड OH, समझ रहे हो। और ये कार्बन नंबर 1 है ना, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6 CH2OH। क्लियर है। ये है यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 1 इसमें लिखते हैं 2 3 4 5 और ये 6 है ना। तो ये कार्बन नंबर 2 पे क्या था, इस साइड में OH था, सबको पता है, इस साइड में क्या था, H है ना। कार्बन नंबर 3 पे यहाँ पे क्या है, H, इस साइड में OH। कार्बन नंबर 4 को देखोगे तो यहाँ पे OH, फिशर्स का फॉर्मूला हम लिख रहे हैं OH है ना, सॉरी H है ना, यहाँ पे भी OH और यहाँ पे क्या H। तो अगर आप इस मोनोसेक्राइड को देखोगे, ग्लूकोज को देखोगे, तो इस तरह फ्रैक्टोज का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। इस स्ट्रक्चर से हमें ये क्लियर हो रहा है कि इसमें एक तो एल्डिहाइड ग्रुप है और बहुत सारे OH ग्रुप्स भी हैं, बहुत सारे क्या है OH ग्रुप्स भी हैं। और होप आप लोगों को याद होगा कि जो एल्डिहाइड्स हैं, एल्डिहाइड्स है ना, इस तरह एल्डिहाइड्स या जो कीटोन्स हैं ये रिएक्ट करते हैं अल्कोहल्स के साथ। किसके साथ, अल्कोहल के साथ। कैसे रिएक्ट करते हैं, होप आप लोगों को आइडिया होगा कि अल्कोहल एसिडिक नेचर के होंगे तो है ना, और ऊपर से अल्कोहल के पास सबको पता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये H और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच वाला बॉन्ड पोलर होता है, जो हमने अल्कोहल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के टाइम पे डिस्कस किया था, एज वेल एज एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के टाइम पे भी डिस्कस किया था। तो क्या हो सकता है कि ये जो ऑक्सीजन है एज ए न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे अटैक कर सकता है, क्योंकि इस कार्बन पे स्लाइड कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो ये जब यहाँ पे अटैक कर लेगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाते थे, है ना। तो उसकी वजह से हमें इस तरह के कुछ कंपाउंड बन जाते थे, RC सिंगल बॉन्ड OH, समझ रहे हो ना। इस ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से निकलने वाला H यहाँ पे जुड़ जाएगा, है ना। और उसके अलावा जुड़ जाता था OR, है ना, OR, और यहाँ से एक क्या जुड़ा है H। तो इनको हम हिमी एसिटल्स कहते थे। क्या कहते थे, हिमी एसिटल्स। तो ये हिमी एसिटल फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते थे और क्या बनाते थे, एसिटल बनाते थे, याद है ना। तो अगर आप, तो यहाँ से क्या क्लियर हो रहा है कि एल्डिहाइड्स और अल्कोहल्स आपस में रिएक्ट करके एसिटल्स और हिमी एसिटल्स बना सकते हैं। अब अगर हम ग्लूकोज की बात कर ले तो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में, एक ही मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और बहुत सारे क्या है OH ग्रुप है। तो इसमें क्या हो सकता है, विद इन द मॉलिक्यूल ये रिएक्शन हो सकती है जिस रिएक्शन की हम बात कर सकते हैं, यानी इसी मॉलिक्यूल का एक OH ग्रुप इसी मॉलिक्यूल के एल्डिहाइडिक ग्रुप के साथ क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। तो जनरली ये माना जाता है कि जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनता है वो ये कार्बन नंबर कौन सा है, 6 है ना। तो कार्बन नंबर 6 का जो ऑक्सीजन है ना, माना जाता है कि ये शायद अटैक करता होगा कार्बन नंबर 1 पे, कार्बोनाइल कार्बन के कार्बन पे। तो उसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो शिफ्ट हो जाएंगे कहां पे, ऑक्सीजन पे। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, तो नेगेटिव चार्ज की वजह से ऑक्सीजन पे जो नेगेटिव चार्ज होगा उस नेगेटिव चार्ज की वजह से ये जो हाइड्रोजन है ये कहां शिफ्ट हो जाएगा,
यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर किसके बीच में, 6 के बीच में बॉन्ड बन जाएगा थ्रू ऑक्सीजन। तो इसलिए हम कहते हैं जो ग्लूकोज हैं उनका क्या हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर हो सकता है। तो इस साइक्लिक स्ट्रक्चर के बारे में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में काफी डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। तब तक खुदा हाफिज। हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था मोनोसेक्राइड्स, और मोनोसेक्राइड्स में हमने ओपन चेन स्ट्रक्चर डिस्कस किया था ग्लूकोज का। तो ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने आपसे ये कहा था कि ग्लूकोज में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, बहुत सारे यानी 5 OH ग्रुप्स होते हैं, 5 में से 4 OH ग्रुप मैंने कहा था सेकेंडरी होते हैं और 1 OH ग्रुप सेकेंडरी नेचर का होता है। और उसके अलावा हमने कहा था कि उसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप भी होता है। तो इसलिए हम ग्लूकोज को क्या कह सकते हैं, हेक्सोज कह सकते हैं या एल्डोहेक्सोज कह सकते हैं, क्योंकि एल्डिहाइडिक ग्रुप है और 6 कार्बन है। तो हमने अभी आपसे कहा कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो उस वजह से हम एक्सपेक्ट कर लेंगे कि ग्लूकोज वो तमाम केमिकल प्रॉपर्टीज ग्लूकोज को दिखानी चाहिए जो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं। बेशक मैक्सिमम केमिकल रिएक्शंस जो एल्डिहाइड्स दिखाते हैं वो ग्लूकोज दिखाता है। जैसे मैंने कहा था कि हाइड्रोजन साइनाइड के साथ अगर आप ट्रीट कर लेते हो एल्डिहाइड्स को, तो आपको पता है कि क्या बनता है, हाइड्रोजन क्या बन जाता है, साइनोहाइड्रीन्स बनते थे। तो ग्लूकोज को भी जब हम हाइड्रोजन साइनाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, हमें क्या बन जाता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन्स बनता है, ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन्स। इसी तरह अगर हम ग्लूकोज को, जिस तरह एल्डिहाइड्स को अगर हम रिएक्ट कर लें, एल्डिहाइड्स को अगर हम रिएक्ट कर ले माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, फर्स्ट करो टोलेंस रिएजेंट के साथ, फिलिंग्स रिएजेंट के साथ, तो हमने कहा था कि इनकी रिडक्शन होकर ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स में। तो ग्लूकोज को भी जब हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ रिएक्ट कर लें, जैसे फिलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट कर लें, टोलेंस रिएजेंट के साथ रिएक्ट कर लें, तो वहां पे भी ऑक्सीडेशन हो जाती थी और आपको एक कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता था, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, है ना। मगर डियर स्टूडेंट्स याद रखना कि जो तमाम रिएक्शंस एल्डिहाइड्स दिखाते हैं वो सभी रिएक्शंस कीटोन्स नहीं जो तमाम रिएक्शंस एल्डिहाइड्स दिखाते हैं वो तमाम रिएक्शंस एल्डिहाइडिक ग्रुप होने के बावजूद भी ग्लूकोज नहीं दिखाता है। जैसे आपको मैं एक रिएक्शन बता दूं, जैसे सबको पता है कि जो एल्डिहाइड्स हैं इनको अगर हम NaHSO3 के साथ ट्रीट कर लें तो सबको पता है एक एडिशन कंपाउंड बन जाता था, ये वाला हो, आप लोगों को याद होगा, RCH है ना, यहां से जुड़ जाएगा OH और यहां पे जुड़ जाएगा क्या, SO3 नेगेटिव Na पॉजिटिव, एक एडिशन कंपाउंड बनाता था। अब इसी कंपाउंड को अगर ग्लूकोज ले रहे हम C6H12O6, जिसमें भी एल्डिहाइडिक ग्रुप हमने कहा कि होता है, इसको अगर हम सोडियम बाइसल्फेट के साथ ट्रीट कर लें तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन, है ना। और एक चीज याद रख लेना, अगर हम एल्डिहाइड्स को या कीटोन्स को रिएक्ट करते थे हम इस कंपाउंड के साथ, NH2OH हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ, तो हमें ऑक्साइन बनता था, ये वाला कंपाउंड बनता था, वो प्रॉब्लम को याद होगा, RCH≡NH2, जिसको हम ऑक्साइन कहते थे। क्या कहते थे, ऑक्साइन, है ना। कल हमने डिस्कस किया था कि अगर हम ग्लूकोज ले लें और उसको रिएक्ट कर लें किसके साथ, इसको पहले रिएक्ट कर लें इस कंपाउंड के साथ CH3C≡OO,
C डबल बॉन्ड O CH3 इसके साथ ट्रीट कर लें तो सबको पता है कि हमें ये कंपाउंड बन जाता था, कल हमने डिस्कस किया था CHO और उसके अलावा हमने कहा था क्या होगा CO C डबल बॉन्ड O CH3 कितने टाइम्स 4 टाइम्स कहा था ना, और उसके अलावा CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 जिसको हमने कहा था क्या ये ग्लूकोज पेंटाएसिटेट बन जाता है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। अब इस स्ट्रक्चर के हिसाब से तो ग्लूकोज पेंटाएसिटेट में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो इस हिसाब से इसको भी रिएक्ट करना चाहिए था किसके साथ, हाइड्रोक्साइल एमाइन के साथ NH2OH के साथ, मगर ये कोई रिएक्शन दिखाता नहीं है, नो रिएक्शन। तो यहां से ऐसे एविडेंसेस आ रहे हैं कि एल्डिहाइड में ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इस रिएक्शन से या इस रिएक्शन से भी ये एविडेंसेस आ रहे हैं कि एल्डिहाइड्स में ग्लूकोज में जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो शायद फ्री नहीं है, तो यहां से थोड़े एविडेंस आ जाते हैं कि ग्लूकोज में ये ग्रुप फ्री नहीं है, तो उसका मतलब है कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट है, इसने बॉन्डिंग किया हुआ है, तो उसका मतलब ये हुआ कि ग्लूकोज का क्या हो सकता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और भी एविडेंसेस हैं इसके बारे में जिनको थोड़ा बहुत हम साथ में डिस्कस कर लेते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स देख लेना, जो ग्लूकोज है इसके दो स्टीरियो आइसोमर्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से एक को हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज और दूसरे को कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज, है ना। इन कंपाउंड्स की मैक्सिमम प्रॉपर्टीज बेशक सेम है, मगर कुछ प्रॉपर्टी जैसे इसका बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग है ना। इनकी स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है, जैसे इसकी स्पेसिफिक रोटेशन देखोगे तो 111 डिग्री की स्पेसिफिक रोटेशन है, यानी ये दोनों कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव है और इसकी स्पेसिफिक रोटेशन यानी ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को 111 डिग्री रोटेट कर लेता है। ऑन द अदर हैंड ये जो कंपाउंड है बीटा डी ग्लूकोज है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन 19.2 डिग्री है, तो उसका मतलब है कि इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो कितनी है, 19.2, इससे बहुत कम है। तो क्या मतलब क्या हुआ कि इन दोनों कंपाउंड्स की स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग है ना। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन अलग अलग होने का मतलब है कि इन दोनों के स्ट्रक्चर में कुछ क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ ये भी एक चैलेंज है किसके लिए, ओपन चेन स्ट्रक्चर, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की एग्जिस्टेंस को एक्सप्लेन नहीं करता है। तो ये भी एक लिमिटेशन हो गई किसकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर की। और एक पॉइंट साथ में पढ़ लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स याद रख लेना, देखो अभी आपसे मैंने कहा कि ग्लूकोज के दो आइसोमर्स हमें मिलते हैं, उनमें से एक को हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, है ना, और दूसरे को हमने कहा बीटा डी ग्लूकोज। मैंने आपसे कहा था कि अल्फा डी ग्लूकोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो है 111 डिग्री, ठीक है। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आप पानी में ग्लूकोज डिजॉल्व कर लोगे तो उस जल्दी से इसकी स्पेसिफिक रोटेशन मेजर कर लोगे तो आपको कितनी आनी चाहिए, 111 डिग्री आनी चाहिए, ठीक है। अब क्या कर लें, अगर इस सोल्यूशन को हम क्या कर लें, अंडर ऑब्जर्वेशन रख लें, यानी इसकी स्पेसिफिक रोटेशन टाइम टू टाइम क्या करते जाए, चेक करते जाए, तो हम पाते हैं कि पहले तो बेशक इसका स्पेसिफिक रोटेशन 111 डिग्री आएगा, मगर टाइम के साथ आप देखोगे कि इसकी स्पेसिफिक रोटेशन धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज होते 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 कांस्टेंट हो जाएगी एट ए वैल्यू ऑफ नियरली 52.5 डिग्री पे फिर कांस्टेंट हो जाता है। यानी इसका स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो रहा है, 111 से डिक्रीज होके कहाँ पहुंच रही है, 52.5 पे, है ना। और दूसरी चीज बीटा डी ग्लूकोज को अगर आप देखोगे, बीटा डी ग्लूकोज को अगर हम देखेंगे तो उसका मैंने कहा कि स्पेसिफिक रोटेशन होता है 19.2 डिग्री, है ना। स्पेसिफिक रोटेशन कितनी है इसकी, 19.2 डिग्री। अब इसको अगर आप पानी में डालोगे तो पहले तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन वही आएगी 19.2,
है ना। और जिस तरह इसको अंडर ऑब्जर्वेशन आपने इसकी स्पेसिफिक रोटेशन बार बार चेक की थी टाइम के साथ, तो इसका भी अगर आप चेक करते जाओगे तो आप पाओगे कि टाइम के साथ इसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो जाएगी, और इंक्रीज होते होते कांस्टेंट हो जाएगी एट द सेम वैल्यू, दैट्स कितने पे 52.5 डिग्री पे। तो उसका मतलब क्या हुआ कि चाहे आप अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालो या बीटा डी ग्लूकोज को भी पानी में डालो, तो क्या हो रहा है, इनका स्पेसिफिक जो रोटेशन है वो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और उसके बाद कांस्टेंट हो रहा है एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, दैट्स 52.5 पे, है ना। तो इस चीज को हम यानी इस जो स्पेसिफिक रोटेशन पानी में डालने की वजह से क्या हो रही है, चेंज हो रही है, टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इस चेंज को हम कहते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन जो बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। म्यूटा रोटेशन, अगर आपसे कोई कहे कि म्यूटा रोटेशन क्या है, तो आप कहोगे द स्पॉन्टेनियस चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन विथ टाइम। विथ टाइम, टाइम के साथ स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज आ जाती है, स्पॉन्टेनियस जो खुद से, है ना, स्पॉन्टेनियस जो चेंज आ जाती है, उस चेंज को हम जनरली क्या कहते हैं, म्यूटा रोटेशन कहते हैं, है ना। अब म्यूटा रोटेशन क्यों होती है, तो इसका जो कास है मैं आपको बता दूं साथ में यहाँ पे ही। क्या होता है, जब अल्फा डी ग्लूकोज को पानी में डालते हैं तो ऐसा माना जाता है कि ये क्या हो सकता है, ओपन हो सकता है, यानी ओपन चेन स्ट्रक्चर बन सकता है। वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, है ना। आपको बाद में समझ आएगा जब हम इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे, है ना। तो वो क्या हो सकता है, जब ओपन हो जाएगा तो नेचुरल बात उसको फिर रिसाइकल होना है, तो वो क्या कर सकता है, अल्फा फॉर्म भी बना सकता है, बीटा फॉर्म भी बना सकता है। कहने का मतलब ये है कि पानी में क्या हो रहा है, जो अल्फा डी ग्लूकोज है बीटा में कन्वर्ट हो रहा है, और जो बीटा डी ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा में। तो क्या होगा, आपको एक मिक्सचर बन जाएगा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज का, है ना। और उस मिक्सचर में ये देखा गया है कि नियरली 36% अल्फा डी ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अल्फा डी ग्लूकोज, और नियरली 64% क्या होता है, बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज होता है, बीटा डी ग्लूकोज। और इस मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 52.5 डिग्री आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पानी में क्या हो रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है बीटा डी ग्लूकोज में, है ना, और बीटा डी ग्लूकोज चेंज हो रहा है अल्फा डी ग्लूकोज में। तो उसी की वजह से अल्फा की स्पेसिफिक रोटेशन डिक्रीज हो रही है और बीटा की स्पेसिफिक रोटेशन क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, क्योंकि बीटा किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्फा में। तो अल्फा जो कंपाउंड बन गया उसका स्पेसिफिक रोटेशन ज्यादा होगा, है ना। तो इसलिए इसकी स्पेसिफिक रोटेशन बढ़ जाती है, इसकी स्पेसिफिक रोटेशन पानी में डालने से क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब इनका वैल्यू कांस्टेंट हो जाता है, उस टाइम पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों प्रेजेंट होते हैं इक्विलिब्रियम में, समझ लो ना। और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की जो कंसंट्रेशन होती है उसमें मैंने कहा 36% अल्फा डी ग्लूकोज होता है और 64% बीटा डी ग्लूकोज होता है। तो इस म्यूटा रोटेशन को भी आप ऑन द बेस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर के बेसिस पे नहीं समझ सकते हो। तो इसलिए म्यूटा रोटेशन भी एक लिमिटेशन आ गई किसकी, ओपन चेन स्ट्रक्चर के लिए। तो यहां से कंसेप्ट आ जाता है किसका, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज का। तो अब हम डिस्कस कर लेंगे वही, दैट्स साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो डियर स्टूडेंट्स, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज की अगर हम बात कर लें, तो अगर आपसे कोई कहे कि साइक्लिक ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्यों होता है, तो इसका जवाब आपको मिलेगा अगर आप एल्डिहाइड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज देखो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज को करते देखोगे, तो हम एक रिएक्शन पढ़ते थे जिसको हम कहते थे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, और उसमें एक एग्जांपल हम करते थे रिएक्शन विद अल्कोहल, हो गया होगा। उस रिएक्शन में हम क्या करते थे कि अगर हम किसी कार्बोनाइल कंपाउंड को, यानी एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, उसको अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर लें,
किसके साथ, अल्कोहल के साथ। आप लोग को याद होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl ये रिएक्शन होती थी, है ना। तो क्या होता था, ये जो अल्कोहल का ये जो ऑक्सीजन है जिसपे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, और ये जो कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो पोलर होगा विद कार्बन हैविंग स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन हैविंग स्लाइड नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन हैविंग स्लाइड पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की वजह से। तो ये जो ऑक्सीजन है आसानी के साथ इस कार्बन पे अटैक करता था, है ना। अब कार्बन साइमल्टेनियसली 5 बॉन्ड नहीं बना सकता है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स है पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाते थे, तो उस वजह से ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता था। इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए यहाँ से निकलने वाला जो H पॉजिटिव है वो इस ऑक्सीजन पे जुड़ जाता था, तो इस वजह से आपको इस तरह के कुछ कंपाउंड बन जाते थे, सिंगल बॉन्ड OH और यहाँ पे क्या जुड़ गया OR, है ना। तो एक क्या बन गया, इसमें अल्कोहलिक ग्रुप पे है और कौन सा है, ये इथर ग्रुप है ना। तो इनको हम जनरली कहते थे हीमी एसिटल्स, है ना। ये हीमी एसिटल्स फिर अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते थे और एसिटल्स बनाते थे, होप आप लोगों को याद होगा, है ना। तो हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि जो कार्बोनाइल कंपाउंड्स हैं ये अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं और हीमी एसिटल्स या एसिटल्स बनाते हैं। तो यही रिएक्शन विद इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल भी पॉसिबल है, क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल में एल्डिहाइडिक ग्रुप भी है और अल्कोहलिक ग्रुप भी है। तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल का एल्डिहाइडिक ग्रुप ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ही किसके साथ, अल्कोहलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो उस वजह से क्या हो सकता है कि एक ग्लूकोज का जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन के साथ थ्रू ऑक्सीजन जुड़ सकता है ना। तो उसी वजह से जनरली हम कहते हैं कि किसका, ग्लूकोज का क्या होता है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। तो इस चीज को आप इस तरह समझ सकते हो। देखो मैं आपको इसमें बता दूं कि ग्लूकोज में ये फर्स्ट किलो कार्बन नंबर 1 है ना। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर कौन सा है, 1 है। ये ग्लूकोज का कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 बात कर लें, ये कार्बन नंबर 5 और ये कार्बन नंबर 6, यानी कार्बन नंबर 6 पे क्या है, CH2OH प्राइमरी है ना। और यहाँ पे क्या है, OH को मैं इस तरह लिखता हूँ, चलेगा ना। और यहाँ पे क्या है, H है, यहाँ पे क्या है OH, यहाँ पे H, ठीक है। यहाँ पे OH, सॉरी यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 3 पे याद रखना है, यहाँ पे H है और इस साइड में क्या है OH है। और कार्बन नंबर 2 पे क्या है, इस साइड में OH और इस साइड में क्या है H है। और कार्बन नंबर 1 पे क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है ना। तो इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर में ऐसा माना जाता है, एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस है कि ऐसा होगा शायद कार्बन नंबर, क्योंकि यहाँ पे एक 6 मेंबर्ड रिंग बनी होती है ना। तो इसलिए माना जाता है कि कार्बन नंबर 5 का जो ऑक्सीजन है ना, OH ग्रुप का ऑक्सीजन, इसने शायद अटैक किया होगा कार्बोनाइल कार्बन पे, क्योंकि इस कार्बोनाइल कार्बन पे क्या होगा, स्लाइड पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। तो उसकी वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगी कहाँ पे, ऑक्सीजन पे। क्लियर है। तो उसकी वजह से क्या हो गया, ये ऑक्सीजन जुड़ गया इस कार्बन के साथ, है ना। और ये जो कार्बन पहले कायरल था, बाकी ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन है ना, ये कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5, ये पहले से कायरल थे। यानी कायरल समझते हो, यानी एक ऐसा कार्बन जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े होंगे और जिसका कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, उनको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन। और कार्बन का प्रेजेंस ही सफिशिएंट कंडीशन है कंपाउंड को ऑप्टिकली क्या होने के लिए, एक्टिव होने के लिए। तो ये जो कंपाउंड था ऑप्टिकली एक्टिव था इन कार्बन्स की वजह से। अब क्या हुआ, ये कार्बन भी कायरल हुआ, ये कार्बन भी क्या हुआ, कायरल हुआ, क्योंकि इस कार्बन के साथ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स आ गए, है ना। पहले ये कंपाउंड कायरल नहीं था क्योंकि इसके साथ 3 ग्रुप जुड़े थे और 3 ग्रुप एक ही प्लेन में थी, तो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री थी, है ना। तो अब ये कार्बन भी क्या हो गया, कायरल हो गया। अब इस कायरल कार्बन में जो नया OH ग्रुप बनेगा वो या तो, क्योंकि ये जो कार्बोनाइल है मैंने पहले आपसे कहा कि प्लेनर होगा, है ना। तो प्लेनर होगा तो अटैक फ्रंट साइड से भी अटैक हो सकते हैं एज वेल एज रियरर, यानी जितने फ्रंट अटैक के चांसेस हैं उतने ही रियरर साइड के अटैक के भी चांसेस हैं। तो जितने कंपाउंड है ना, जितना प्रोडक्ट फ्रंट अटैक की वजह से बनेगा उतना ही रियरर साइड के अटैक की वजह से भी बनेगा। तो क्या होगा, अगर फ्रंट साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, ये ग्रुप यहाँ पे जुड़ेगा तो नेचुरल बात है OH ग्रुप इस साइड में होगा। ऑन द अदर हैंड अगर रियरर साइड से अटैक होगा तो क्या होगा, ये जो OH ग्रुप है वो इस साइड में चला जाएगा
और H इस साइड में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे दो डिफरेंट आइसोमर्स बन सकते हैं, उनको हम इस तरह दिखाते हैं। यानी एक क्या होगा, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, 5, ये है CH2OH, कार्बन नंबर 6 है ना। कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर किसके बीच में, 1 के बीच में बॉन्ड बन गया है ना, यहाँ पे हेमिएसिटल बन गया है, समझ रहे हो। और कार्बन नंबर 5 पे इस साइड में H है, यहाँ पे क्या होगा, कार्बन नंबर 4 पे इस साइड में OH, इस साइड में H है ना। यहाँ पे क्या है, कार्बन नंबर 3 पे इस साइड में H, इस साइड में OH, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, इस साइड में OH और इस साइड में H। अब अगर कार्बन नंबर 1 पे अगर OH अगर इस साइड में होगा, यानी किस साइड में, लेफ्ट साइड में होगा, तो उसको हम बीटा कहते हैं। क्या कहते हैं, बीटा। और H यहाँ पे होगा तो इसको हम कहते हैं बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज बन गया है ना। तो दूसरा क्या बनेगा, अगर ये OH अगर लेफ्ट साइड में नहीं होगा बल्कि राइट साइड में होगा, तो दूसरा आइसोमर बन जाएगा, जिसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6 है ना। कार्बन नंबर 6 पे तो मैंने कहा CH2OH है, ठीक है ना, CH2OH है ना। तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन गया है, क्लियर है ना। तो ये कार्बन नंबर 1 है, इस बार अगर OH इस साइड में और H इस साइड में होगा, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे क्या होगा, OH यहाँ पे, बाकी सब पोजीशन सेम है। तो इसको हम कहते हैं क्या, यहाँ पे OH की साइड में है, राइट साइड में है, तो राइट साइड में होगा तो इसको हम कहते हैं अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज कहते हैं। तो दो डिफरेंट आइसोमर्स बन गए, एक अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो इनको हम कहते हैं साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। इन स्ट्रक्चर्स को प्रपोज किया था फिशर ने, तो इसको हम फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी कह सकते हैं। फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी हम इनको कह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन दोनों फिशर्स प्रोजेक्शंस को अगर आप अच्छी तरह देखोगे तो ये जो दो कंपाउंड होंगे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, इनमें डिफरेंस किसका है, कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट है, बाकी सब कुछ सेम है ना, बाकी सब कुछ क्या है, सेम है। सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे यहाँ पे OH की साइड में है, लेफ्ट साइड में है, किसमें, बीटा में, और अल्फा में OH की साइड में है, राइट साइड में है, OH की साइड में है, राइट साइड में है, क्लियर है ना। तो इसको मैंने कहा बीटा डी ग्लूकोज कहेंगे और इसको कहेंगे अल्फा डी ग्लूकोज। अब इन दो कंपाउंड्स यानी अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज में मैंने कहा कि कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट है, तो इन तरह के कंपाउंड्स को हम जनरली कहते हैं एनोमर्स, एनोमर्स कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स, इन केस ऑफ एल्डोस यानी जिनमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, उनमें क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 पे OH की पोजीशन डिफरेंट होती है, तो उनको हम एनोमर्स कहते हैं। ऑन द अदर, इन केस ऑफ कीटोसिस, जब कीटोसिस की बात होगी तो उस टाइम पे कार्बन नंबर 2 पे OH की पोजीशन अगर डिफरेंट होगी तो उनको भी हम क्या कहते हैं, एनोमर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोमर्स। और वो कंपाउंड जिनके कार्बन एल्डोस के केस पे, एल्डोस के केस पे इन केस ऑफ कार्बन नंबर 1, और इनके कीटोस के केस पे इन केस ऑफ कार्बन नंबर 2 पे अगर OH और H की पोजीशन अलग अलग होगी तो उनको मैंने कहा एनोमर्स, और उनके अलावा किसी और पोजीशन पे H और OH की पोजीशन अगर अलग अलग है तो उनको हम कहते हैं एपीमर्स। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि एनोमर्स क्या है, एपीमर्स क्या है। तो एनोमर्स के एग्जांपल्स में आप दे सकते हो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज, और उसके अलावा अल्फा डी फ्रैक्टोज और बीटा डी फ्रैक्टोज भी बनते हैं, जो हम आगे क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये जो हो गए, ये तो हो गया फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो उसके अलावा इनको हम हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हावर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये हम क्या करते हैं, इसको एज ए हेक्सागन रिप्रेजेंट करते हैं, यानी 6 कार्बन की एक रिंग बनाते हैं जिसमें 6 में से एक क्या होता है, ऑक्सीजन, और बाकी 4 क्या होंगे, कार्बन, बाकी 5 कार्बन होंगे, है ना, बाकी 5 क्या होंगे, कार्बन। यहां पे इस तरह दिखाता हूं मैं,
जनरली आपको इस तरह, आपको बुक्स में इस तरह मिलेगा ऑक्सीजन, है ना, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। तो क्या करना है, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो दूसरा स्ट्रक्चर भी आप इस तरह बना सकते हो। अब क्या करना है, जब आपको फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला को हार्वर्ड प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट करना है, तो जो पार्ट, जो ग्रुप फिशर्स प्रोजेक्शन के राइट साइड में होगा, किस साइड में होगा, राइट साइड में होगा, उसको डाउन दिखाना है। उसको क्या दिखाना है, डाउन। यानी कार्बन नंबर 1 पे आपको क्या दिखाओगे, OH नीचे, H ऊपर, समझ गए। कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पे OH, यहाँ पे H, समझ रहे हो। और बाकी आप दिखा सकते हो। कार्बन नंबर 3 पे क्या होगा, इस साइड यहाँ पे H, यहाँ पे क्या होगा OH। कार्बन नंबर 4 पे क्या होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे क्या होगा H। तो ये हो गया अल्फा डी ग्लूकोज का कौन सा, हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो इसी तरह बीटा डी ग्लूकोज का भी बना सकते हो। इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ कार्बन नंबर 1 पे, कार्बन नंबर किस पे, 1 पे OH और H की पोजीशन चेंज हो जाएगी। यानी यहाँ पे OH ऊपर होगा, यहाँ पे H क्या होगा, नीचे होगा। बाकी स्ट्रक्चर्स में कोई चेंज नहीं होगी। तो बाकी ग्रुप्स आप दिखा सकते हो। तो इसको मैंने कहा कि इसको हम क्या कहते हैं, फिशर्स प्रोजेक्शन फार्मूला कहते हैं। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं हार्वर्ड्स प्रोजेक्शन फार्मूलास कहते हैं, हार्वर्ड प्रोजेक्शन फार्मूला। तो दिस इज ऑल अबाउट द साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में साइक्लिक स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेंगे फ्रैक्टोज का। खुदा हाफिज़।